नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ताजपोशी के बाद एक क्षण में मुख्यमंत्री चन्नी, पानी और बिजली बिल माफ, कहा किसानों पर आंच आई तो अपना सर कटा दूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी ने कई बड़े ऐलान किए। चन्नी ने किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया, रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निवेदन भी किया। सीएम चन्नी ने कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ भी की। शपथ ग्रहण करने के बाद चन्नी ने सबसे पहले कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को पंजाब का सीएम बनाया। जहां हम पैदा हुए थे वहां छत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब को मौका दिया, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ये किसानों की सरकार है, किसानों पर कोई आंच आएगी तो मैं अपना सर कटा दूंगा। अगर किसान डूबा तो देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अगर किसान खुशहाल होगा तो ही पंजाब खुशहाल होगा। किसानों के लिए बिजली और पानी मुफ्त होना चाहिए। हमारी सरकार में किसानों के बड़े बिल माफ किए जाएंगे। अगर किसी की बिजली कटी है तो हम उसके घर बिजली बहाल करेंगे। ये पंजाब के आम लोगों की सरकार है। हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, सभी के लिए कानून एक जैसा होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता उमा भारती का विवादित बयान, कहा ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाती है हमारी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती का एक विवादित बयान सुर्खियों में है। उमा भारती ने नौकरशाहों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी नेताओं को नहीं घुमाती बल्कि हमारी चप्पल उठाती है। ब्यूरोक्रेसी कुछ भी नहीं होती। बीजेपी नेता का यह बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिस पर विवाद बढ़ने का आसार है। दोस्तों मध्य प्रदेश में शराबबंदी के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली उमा भारती पहले ही शिवराज सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी और अब उनके ताजा बयान से नया विवाद पैदा हो गया है। किसी सवाल के जवाब में उमा वीडियो में कहती है कि आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है, ये चप्पल उठाती है हमारी। उन्होंने आगे कहा कि आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले अकेले में बात हो जाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बनाकर लाती है। दरअसल दोस्तों उमा भारती भोपाल स्थित अपने घर में ओबीसी महासभा के डेलीगेशन से मुलाकात कर रही थी। इस दौरान जातिगत गणना पर बात करते हुए उमा भारती ने निजीकरण को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बताया जा रहा है कि उमा का यह वीडियो 18 सितंबर का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से की बात, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से बात की। बयान में कहा गया है कि टेलीफोन पर बातचीत में राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान में हालात पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सार्थक बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों की साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर गर्मजोशी भरी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक 23 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में ड्राइविंग के लिए सबसे स्ट्रेसफुल है भारतीय शहर, चौथे नंबर पर है दिल्ली। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सड़कों पर गाड़ी चलाना काफी स्ट्रेसफुल हो गया है। इस बीच यूके की एक कार कंपनी ने दुनिया भर के अत्यधिक आबादी वाले 36 महानगरों का विभिन्न मापदंडों के आधार पर एक सर्वे किया, जिसमें यह पता किया गया कि किस शहर में ड्राइविंग करना मुश्किल और बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। यूके की कार शेयरिंग कंपनी हाया कार के सर्वे की माने तो ड्राइव करने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिटी है। दुनिया में चुनौतीपूर्ण शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर है। शहर की आबादी, वहां का जनसंख्या घनत्व, सड़कों की स्थिति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, सड़क दुर्घटनाओं के मामले, ट्रैफिक जाम की स्थिति जैसे मापदंडों के आधार पर सर्वे किया गया है, क्योंकि ड्राइविंग पर इन सभी चीजों का आनुपातिक असर पड़ता है। दोस्तों सड़कों की स्थिति अच्छी होगी और जाम कम लगेगा तो ड्राइविंग करना ज्यादा आसान होगा। यदि सड़क खराब
खराब होती है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी चलाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, सबसे कम तनाव वाले शहर की बात की जाए जहां पर गाड़ी चलाना सबसे आसान है तो वह पेरू की राजधानी लीमा का है। लीमा का स्कोर 2.1 है, जो कि दिखाता है कि यहां ड्राइव करना सबसे आसान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। श्री बागंबरी गद्दी मठ को लेकर नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद गिरी के साथ विवाद चल रहा था। संत समाज की ओर से इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस अब नरेंद्र गिरी की मौत की जांच में जुट गई है। दोस्तों, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर शिष्य आनंद गिरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुरुजी की हत्या की गई और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। आनंद गिरी ने कहा कि कुछ लोग हमारे और गुरुजी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में लगे हुए थे और कुछ लोग नरेंद्र गिरी को घुन की तरह खाने का काम कर रहे थे। आनंद गिरी का कहना है कि जब मेरी बात हुई थी तो गुरुजी पूरी तरह स्वस्थ थे और कोरोना तक को मात दे चुके थे। जानकारी के मुताबिक अपने बागंबरी गद्दी मठ में महंत मृत पाए गए हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुलिस हर एंगल पर मौत की जांच कर रही है और भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मौके पर यूपी पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। उधर महंत गिरी के निधन पर सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुख जताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फाइजर वैक्सीन 5 साल से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है सुरक्षित, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट आए। जी हां दोस्तों, फाइजर और बायोटेक ने सोमवार को कहा कि परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि उनका कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित था और 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न हुई है, यह कहते हुए कि वे जल्द ही नियामक अनुमोदन की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि टीका 12 साल से अधिक उम्र के लोगों की तुलना में कम खुराक पर दिया जाए। अमेरिकी दिग्गज फाइजर और उसके जर्मन साथी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 5 से 11 साल की उम्र के प्रतिभागियों में टीका सुरक्षित था, अच्छी तरह से सहन किया गया था और एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए दिखाया गया था। वे यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जितनी जल्दी हो सके नियामक इकाइयों को अपना डेटा जमा करने की योजना बना रहे हैं। परीक्षण के परिणाम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपनी तरह के पहले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अश्लील फिल्म मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिली राहत, कोर्ट से मिल गई जमानत। जी हां दोस्तों, अश्लील फिल्म मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने आज जमानत दे दी। कुंद्रा के साथ रयान थार्प को भी जमानत मिली है। अदालत ने कुंद्रा को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। राज कुंद्रा ने शनिवार को जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मामले में दाखिल चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से प्रसारित करने के आरोप में 15 सितंबर को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। दोस्तों, आरोप पत्र के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस को दिए एक बयान में दावा किया कि उन्हें अपने पति राज कुंद्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जनवरी 2022 से बदलेगी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट हो जाएगा खत्म। जी हां दोस्तों, नए साल से आपका ऑनलाइन पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2022 से कार्ड टेक्नोलॉजी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम होगा। इसके तहत लेन देन में कार्ड नंबर, सीवीवी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी जगह एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार्ड होल्डर की जानकारी थर्ड पार्टी के पास स्टोर नहीं होगी। अभी कई ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जल्द ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड होल्डर की कार्ड डिटेल सेव कर लेते हैं। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां पर यूजर का डाटा लीक हुआ है और उसे फ्रॉड का शिकार होना पड़ा। आरबीआई का दावा है कि टोकनाइजेशन से इस तरह का जोखिम कम हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया घरेलू क्रिकेटरों की फीस में इजाफा, कोरोना का भी मिलेगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में इजाफा किया है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने सोमवार को इसकी घोषणा की। बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक में शामिल हुए शाह ने यह भी कहा कि 2019-20 सीजन में खेलने वाले क्रिकेटरों को 2020-21 सीजन में कटौती के लिए अतिरिक्त 50% शुल्क मिलेगा। शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में इजाफा कर खुशी हो रही है। सीनियरों को यानी कि जिन्होंने 40 मैच से ऊपर खेले हैं को 60,000 रुपए, अंडर 23 को 25,000 रुपए और अंडर 19 को 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तक सीनियर पुरुष घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी में हर मैच प्रतिदिन 35,000 रुपए कमाते थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उन्हें प्रति मैच 17,500 रुपए का भुगतान किया जाता था। हालांकि मैच फीस में संशोधन के साथ सीनियर पुरुष घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों की 3 श्रेणियां बनाई गई है। 20 घरेलू मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 40,000 रुपए, 21 से 40 घरेलू मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 40,000 रुपए और 40 से अधिक घरेलू मैच खेलने वालों को 60,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों महिला घरेलू क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों की फीस 12,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। अंडर 25 के लिए फीस 5,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। अंडर 19 या अंडर 16 के लिए फीस 5,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। पुरुष और महिला घरेलू क्रिकेट में T20 मैच फीस संबंधित श्रेणी की 50% हो गई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों के आंकड़े की बात की जाए तो वह 21,94,56,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की बात की जाए तो वह 45,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि अव्वल हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,34,78,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,45,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड किंगडम में नया यात्रा नियम, वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके भारतीयों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन हुआ जरूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन में नए यात्रा नियमों में बदलाव किया गया है। पूरी तरह से वैक्सीनेट भारतीयों को यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीन नहीं माना जाएगा और उन्हें 10 दिन के क्वारंटाइन से गुजरना होगा। ब्रिटेन में नए यात्रा नियमों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद भारतीयों को यूनाइटेड किंगडम में टीकाकरण नहीं माना जाएगा, उन्हें 10 दिन के क्वारंटाइन से गुजरना होगा। नए नियमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कोविशील्ड को मूल रूप से यूके में विकसित किया गया था और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस देश को भी आपूर्ति की है। इसे देखते हुए वहां की सरकार का यह फैसला बिल्कुल विचित्र है, इससे नस्लवाद की बू आती है। यूके की सरकार ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड, रूस सहित अन्य देशों में टीका लगवाया गया है तो उन्हें गैर टीकाकरण माना जाएगा, उन्हें क्वारंटीन नियमों का पालन करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नया नियम, गाड़ी के इस कागज को हमेशा रखे साथ वरना कटेगा 10,000 रुपए का चालान। जी हां दोस्तों, सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को मैनेज करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट गाड़ी चलाते वक्त अपने साथ हमेशा रखें। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो इसके लिए सरकार की तरफ से सजा का प्रावधान भी है। ड्राइवरों को भी 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से निलंबित या फिर अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा। दोस्तों राज्य परिवहन विभाग के अनुसार अगर किसी गाड़ी चालक के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और एयर क्वालिटी में सुधार के अपने प्रयासों में दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल वैलिड पोल्यूशन
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ ही चलाए। इस नोटिस के अनुसार सभी रजिस्टर्ड वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे परिवहन विभाग की तरफ अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से अपने वाहनों की जांच करवाए ताकि किसी भी तरह के दंड, कारावास, ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन से बचा जा सके। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह मात्र 20 से 30 रुपए या फिर 50 रुपए में बन जाता है और इससे आपका 10,000 रुपए तक का चालान बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना खरीदने का है शानदार मौका। 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है फिलहाल गोल्ड। जी हां दोस्तों, MCX पर सोने का अक्टूबर वायदा गिरावट के साथ शुरू हुआ। सोमवार को कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच इस महीने MCX पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर अक्टूबर वायदा सोने का भाव 0.13% नीचे आ गया। वहीं दिसंबर वायदा चांदी की कीमत भी 1% टूट गई है। वैसे दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोना 1,130 रुपए टूटकर 45,207 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 708 रुपए गिरकर 60,183 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IT रेड पर बोले सोनू सूद। कोरोना काल में 2 बार राज्यसभा जाने का ऑफर मिला, लेकिन राजनीति में तभी कदम रखूंगा जब 100% तैयार हो जाऊंगा। जी हां दोस्तों, 4 दिन की IT रेड के बाद मीडिया के सामने सोनू सूद ने इंटरव्यू में सारी बात कह सुनाई। NDTV को दिए इस इंटरव्यू में सोनू सूद ने कहा कि जब IT ऑफिसर आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप जब भी जाएंगे एक अलग अनुभव लेकर जाएंगे। सोनू ने बताया कि सभी ऑफिसर्स ने देखा कि घर के अंदर मदद मांगने वाले लोग खड़े रहते थे। डॉक्यूमेंट्स भी किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के ही मिले। सोनू सूद पर पहला आरोप था कि टैक्स चोरी का, यानी कि दान के पैसे आए लेकिन खर्च नहीं किया। इस पर सोनू ने जवाब दिया कि जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि उस पैसे को सही जगह पर खर्च करना है। मैं जितने ब्रांड के ऐड करता हूं उनसे कहता हूं कि कोशिश करें कि आप उसका मेजर अमाउंट फाउंडेशन में दे ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। कई हॉस्पिटल्स में मेरे पैसे पड़े हुए थे जिनसे मैं कह देता था कि मैं भेजूंगा मरीज, और हमने भेजे भी। मेरी फाउंडेशन में ऐसा है, सोनू ये एंडोर्समेंट करेगा लेकिन उसकी फीस नहीं लेगा या उसका कुछ % दान में देगा। इस बीच सोनू ने विजयवाड़ा के बच्चों के दिए हुए पिगी बैंक भी दिखाए जिनसे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। सोनू ने कहा कि ये सालों से पड़ा हुआ पैसा नहीं है, बल्कि ये वो पैसा है जो पिछले 3-4 महीनों में आया है। हमने 2 करोड़ खर्च किया है, ये उन्होंने सही बताया। लेकिन अगर किसी के पास पैसा आता है तो उसे सही काम में खर्च करने में टाइम लगता है। मेरे साथ देश के वो लोग हैं जिन्हें ये विश्वास है कि ये वो आदमी है जो हमारी सोच को सही लोगों की मदद तक पहुंचाएगा। राजनीति में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत कमाल की चीज है। अगर नेता कमाल के होंगे तो देश और जनता खुश होगी, लेकिन जब मैं उसके लिए मेंटली तैयार हो जाऊंगा तो मैं छत पर जाकर कहूंगा कि मैं तैयार हूं और मैं अपना 100% दूंगा। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि जो काम मैं अपने हाथ में लेता हूं पूरा करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे 2 दफा राज्यसभा सीट ऑफर हो चुकी है। कोविड टाइम में ये ऑफर 2 बार आ चुका है। ये कहा गया है कि आप आइए, आपको और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि मैं अभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मैं पहले दिन से ही इस्तीफा साइन करके आऊंगा, लेकिन यह कहने के बाद भी वो तैयार थे। जिस दिन किक मिलेगा तभी आऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया बांग्लादेश, यह है वजह। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN से अपील की है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में समुद्री सीमा को लेकर भारत के साथ दशकों पुराने विवाद को सुलझाया जाए। विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार UN मुख्यालय में बांग्लादेश के एक स्थायी मिशन ने भारत के खिलाफ UN महासचिव को 2 अपील दायर की। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव शाहिदुल हक ने एदादुल्लू एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि यह विवाद दोनों देशों के बीच कई सालों से लटका हुआ है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दर्जनों द्विपक्षीय बैठक भी हुई, लेकिन वे इस मुद्दे को हल करने में असफल रहे हैं। हक ने आगे कहा कि अब दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र जाने का फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि UN इस मसले का स्थायी समाधान निकालने में कामयाब रहेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जीव या जानवर का नाम जो कि साइज में और वजन में सबसे ज्यादा होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसका नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है
एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।